हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर एक विषय एग्रो केमिकल का 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये सब्जेक्ट है एग्रो केमिकल, या इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका मैं आप लोगों को 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है एग्रो केमिकल, तो पहला क्वेश्चन है एग्रो केमिकल क्या है, इसका प्रकार और कृषि में इसकी भूमिका बताइए, ठीक है। एग्रो केमिकल क्या है, एग्रो केमिकल का प्रकार बताना है और कृषि में इसकी भूमिका को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं एग्रो केमिकल क्या होता है। तो कृषि उत्पादन में जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है, ऐसे रसायनों को ही कृषि रसायन या एग्रो केमिकल कहा जाता है। कृषि का जब हम लोग किसी भी फसल को उत्पादन करते हैं, ठीक है, उसमें किसी भी रसायन का जब हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे जो भी हो, जो भी रसायन का हम यूज करेंगे, उसी रसायन को एग्रो केमिकल बोला जाता है, ठीक है। तो कृषि उत्पादन में जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है, ऐसे रसायनों को कृषि रसायन या एग्रोकेमिकल बोला जाता है। तो एग्रोकेमिकल क्या होता है, इतना बार समझ में आया ना, कि कोई भी रसायन हो, जैसे आप कोई फसल को उत्पादन कर रहे हैं, उसमें कोई कीट लग गया तो उसमें क्या कर रहे हैं आप, कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, ठीक है। कोई रोग लग गया है तो रोग को खत्म करने के लिए किसी रसायन का छिड़काव कर रहे हैं। अपने फसल के अधिक वृद्धि के लिए किसी खाद उर्वरक का छिड़काव कर रहे हैं। ये सब जो भी रसायन का छिड़काव आप अपने खेत में कर रहे हैं, अपने फसल पर कर रहे हैं, इसी सबको एग्रो केमिकल बोला जाता है। मतलब कोई भी केमिकल हो, यदि हम फसल के ऊपर यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे एग्रो केमिकल। आगे देखते हैं। फसलों को कीटों से बचाने और फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए कृषि रसायन को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। फसलों को कीटों से बचाने के लिए और फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए कृषि रसायन को प्रस्तुत किया गया था। मतलब यही होगा ही, क्योंकि फसल बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कीटनाशी और भी रोगनाशी विभिन्न प्रकार के रसायन यूज करेंगे, और वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का यूज करेंगे, खाद का यूज करेंगे, ठीक है। तो फसलों को कीटों से बचाने और फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए कृषि रसायन को प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं। एग्रो केमिकल वे रासायनिक उत्पाद होते हैं जो कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों, पौधों की सुरक्षा करने वाले रसायनों या कीटनाशकों और पौधों के विकास वाले हार्मोन से बने होते हैं, ठीक है। एग्रो केमिकल वे रासायनिक उत्पाद होते हैं या वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों, पौधों की सुरक्षा करने वाले रसायनों या कीटनाशकों और पौधों के विकास वाले हार्मोन से बने होते हैं, ठीक है। मतलब कहने की है कि जो भी एग्रो केमिकल होता है, जो भी केमिकल होता है जिसका कृषि में यूज किया जाता है, वह कृषि में उपयोग किया जाने वाला जो भी उर्वरक है वो हो सकता है, पौधे की सुरक्षा करने वाला रसायन हो सकता है, कीटनाशी हो सकता है, और उसके पौधे के विकास करने वाला हार्मोन हो सकता है, ठीक है। ये सभी को मिलाकर हम बोल सकते हैं एग्रो केमिकल, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ एग्रो केमिकल। एग्रो केमिकल के प्रकार। तो एग्रो केमिकल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एग्रो केमिकल जो होता है कृषि रसायन, इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्रॉप प्रोटेक्टर, मतलब कुछ कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी फसलों की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा है सॉइल सप्लीमेंट, मृदा अनुपूरक, जो मृदा की जो भी पोषक तत्व चाहिए या पूर्ति करते हैं, ठीक है। जिस भी चीज को मृदा की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं। तीसरा होता है प्लांट सप्लीमेंट, पौधा अनुपूरक या खुराक, पौधों के लिए कुछ जरूरी पूरक होता है या खुराक होता है, उसको बोलते हैं प्लांट सप्लीमेंट। तो एग्रो केमिकल वैसे मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है, क्रॉप प्रोटेक्टर, सॉइल सप्लीमेंट, ठीक है। और ये तीसरा वाला ज्यादा नहीं, मतलब इस पे ध्यान दिया था, लेकिन आप लोग तीनों जान लीजिए, बट मैं डिटेल में 2 ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एग्रो केमिकल 2 प्रकार के होते हैं, क्रॉप प्रोटेक्टर, सॉइल सप्लीमेंट। क्रॉप प्रोटेक्टर और सॉइल सप्लीमेंट। क्रॉप प्रोटेक्टर में क्या क्या आते हैं, जैसे कि देखिए नाम से ही पता चला है, क्रॉप प्रोटेक्टर मतलब क्रॉप को प्रोटेक्ट करने वाले जो केमिकल होते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्टर। तो देखिए ये जो क्रॉप प्रोटेक्टर दिया गया है, मैंने लिखा है, अब इन सभी के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि एक नंबर में पूछेगा इन्हीं में से, तो इसके लिए सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्रॉप प्रोटेक्टर में पेस्टिसाइड हो गया, मतलब जो पेस्ट को मारता है, इंसेक्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, फंजीसाइड हो गया, निमेटोसाइड हो गया, एल्गीसाइड हो गया, ये सब विभिन्न प्रकार के जो रसायन है
ये लोग क्या करते हैं कि क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं विभिन्न प्रकार के कीटों से, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो भी पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार के खरपतवारों से, निमेटोड, एल्गी, इनसे क्या करते हैं, हमारे फसलों को, हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको क्रॉप प्रोटेक्टर बोला जाता है। आगे देखते हैं पेस्टिसाइड। जैसा कि मैंने बताया क्रॉप प्रोटेक्टर के बारे में, पहला पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड क्या होता है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड क्या होता है, कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को किसी प्रकार से आर्थिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं, ठीक है। कोई भी जीवित जीव जो वो मनुष्य को किसी प्रकार से आर्थिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं। तथा इस पेस्ट को मारने के लिए जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। कोई भी जीव जीव जो है वो किसी प्रकार से यदि मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाएगा तो उसको पेस्ट बोलेंगे, और उसी पेस्ट को मारने के लिए जिस रसायन का उपयोग किया था उसको पेस्टिसाइड बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया ना पेस्टिसाइड। आगे है इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड क्या होता है, तो इसका उपयोग कीटों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये ओविसाइड हो सकते हैं, मतलब जो अंडों को मारने वाले होते हैं, मतलब ये ओविसाइड हो सकते हैं जो अंडे को मारते हैं। लार्वा को मारने के लिए लार्विसाइड हो सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड जो होता है ये कीटों को नष्ट करता है। कुछ इंसेक्टिसाइड ओविसाइड होता है, मतलब जो अंडों को मारता है। कुछ कीटनाशक ऐसा होता है जो लार्वा को मारता है, ठीक है। जो अंडों को मारेगा उसको ओविसाइड, जो लार्वा को मारेगा उसको लार्विसाइड के नाम से जाना जाता है। आगे हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड क्या होता है, तो इनका उपयोग खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इनका जो उपयोग होता है हर्बिसाइड का, खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए या नष्ट करने के लिए किया जाता है। आगे फंजीसाइड। तो कवकनाशी का उपयोग कवक को मारने या इसे बढ़ने से रोकने के लिए किया जाता है। किसी भी फसल में यदि कवकनाशी लग गए हैं तो उसको इसका जो छिड़काव करेंगे या क्या करेंगे, उसको मार देंगे या उनकी वृद्धि को रोक देंगे। आगे एल्गीसाइड। तो एल्गीसाइड जो होता है इसका उपयोग शैवाल को नियंत्रित करने के लिए या मारने के लिए किया जाता है। एल्गीसाइड का उपयोग होता है वह शैवाल को नियंत्रित करने के लिए या मारने के लिए किया जाता है। आगे सॉइल सप्लीमेंट। तो देखिए पहला टाइप जो हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉप प्रोटेक्टर वो पूरा खत्म हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने पेस्टिसाइड पढ़ा, इंसेक्टिसाइड पढ़ा, हर्बिसाइड पढ़ा, फंजीसाइड पढ़ा, एल्गीसाइड पढ़ा। ये जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, एल्गीसाइड मैंने बताया, एक नंबर में इसमें से पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जानते रहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे सॉइल सप्लीमेंट। सॉइल सप्लीमेंट में कौन कौन से होते हैं, जैसे सॉइल सप्लीमेंट में आपका हो गया फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर, हार्मोन ग्रोथ एजेंट, ठीक है। ये दोनों एक ही में है। हार्मोन ग्रोथ एजेंट, लाइमिंग एंड एसिडिफाइंग एजेंट, लाइमिंग एंड एसिडिफाइंग एजेंट। तो यह क्या है, ये सब सॉइल सप्लीमेंट है, मतलब सॉइल में सुधार करते हैं, मृदा को पूर्ति करते हैं, अनुपूरक मृदा है, ठीक है। सॉरी मृदा अनुपूरक है यहाँ जो भी। तो फर्टिलाइजर हो गया, हार्मोन हो गया, हार्मोन ग्रोथ एजेंट हो गया, लाइमिंग एंड एसिडिफाइंग एजेंट हो गया। ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार के रसायन है। यह रसायन हो गया तो जिसका हम लोग पौधे भी यूज करेंगे तो यह रसायन क्या हो गया, एग्रोकेमिकल हो गया, कृषि रसायन हो गया। आगे देखते हैं सबसे पहले फर्टिलाइजर के बारे में। तो फर्टिलाइजर यह रासायनिक यौगिक होता है जिसका उपयोग पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो फर्टिलाइजर हम लोगों ने इसका जो टाइप पढ़ा सॉइल सप्लीमेंट में, फर्टिलाइजर, हार्मोन ग्रोथ एजेंट, लाइमिंग एंड एसिडिफाइंग एजेंट। तो इसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर यह एक रासायनिक यौगिक होता है जिसका उपयोग पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ठीक है। जिसका उपयोग क्या किया जाता है, जहाँ कहाँ पर किया जाता है, पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्टिलाइजर जो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार प्राकृतिक रूप से विद्यमान पदार्थ होता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है वह जैसे गाय का गोबर हो गया, ठीक है, सड़ी गली खाद हो गई, खरपतवार मतलब कुछ सड़ गए हैं वो सब, पुआल, फसलों के कुछ अवशेष को सड़ा कर उससे खाद बनाया जाता है। आपका जैविक खाद में केचुए की खाद आ गया, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो खाद होते हैं जो कि नेचुरली मिल जाते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। मतलब प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार प्राकृतिक रूप से विद्यमान पदार्थ को बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जैसे गाय क्या करेगी, चारा खाएगी, चारा खाने के बाद गोबर देगी, गोबर से खाद बनेगा, ये क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। मतलब ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है, इसमें कोई कृत्रिम रूप से आप चाहे गोबर बनाना तो गोबर थोड़ी बना पाएगा, ठीक है। तो और अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है, तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चट्टान और खनिजों से तैयार किए जाते हैं और भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। जो अकार्बनिक रसायन होते हैं
ये विभिन्न प्रकार के खनिजों से तैयार किए जाते हैं और भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं। आगे दूसरा उसमें पॉइंट था सॉइल सॉइल सप्लीमेंट में दूसरा पॉइंट था हार्मोन ग्रोथ एजेंट। ठीक है, हार्मोन या ग्रोथ एजेंट। तो पौधों को कुछ हार्मोन की भी आवश्यकता होती है वृद्धि करने के लिए। तो यह अंतरजात मूल के होते हैं, मतलब अंतरजात मूल के होते हैं और पौधे द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। पौधे द्वारा क्या किए जाते हैं, संश्लेषित कर लिए जाते हैं। ये ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जो संयंत्र के समग्र विकास में कार्य करते हैं। यह क्या होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, ग्रोथ को बढ़ाने वाले होते हैं जो सभी समग्र विकास में कार्य करते हैं। ठीक है, और अगला है लाइमिंग एंड एसिडिफाइंग एजेंट। तो फसलों की उचित वृद्धि के लिए मिट्टी कभी कभी बहुत अम्लीय हो जाती है और कभी कभी बहुत क्षारीय हो जाती है। ये एक नंबर पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लाइमिंग एंड एसिडिफाइंग एजेंट करता है तो फसलों की उचित वृद्धि के लिए मिट्टी कभी कभी बहुत अधिक अम्लीय हो या क्षारीय हो सकती है। इन मामलों में मिट्टी के पीएच को समायोजित करने के लिए उसमें चूना और अम्लीय उत्पाद मिलाए जाते हैं। जब मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय होती है तो मुख्य रूप से चूना और यदि मिट्टी अधिक अम्लीय होती है तो मुख्य रूप से चूना के रूप में कैल्साइट मिलाया जाता है, जबकि अधिक क्षारीय होने के लिए सल्फर यौगिक मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है जो अभी मैंने चूना बताया और सल्फर यौगिक बताया, ये सब लाइमिंग एंड एसिडिफाइंग एजेंट मतलब अम्लीयता और क्षारीयता को कम करने वाले केमिकल है। ठीक है, ये भी क्या एक प्रकार केमिकल है, तो या जिनका हम लोग कृषि में यूज कर रहे हैं, तो यह क्या हो गया, एग्रो केमिकल हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कृषि में इसकी क्या भूमिका है। जो हम लोगों ने पढ़ा इनकी कृषि में क्या भूमिका है, सारी एक पूरा पेज ही गायब हो गया है। तो मैं बताता हूँ इसकी कृषि में भूमिका, आप लोग देखिएगा। तो कृषि रसायन किसानों को लंबी अवधि तक प्रति एकड़ भूमि से अधिक फसल पैदा करने में सक्षम बनाते हैं, क्योंकि ये फसलों को कीटों, बीमारियों और खरपतवारों से बचाते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। पहला पॉइंट है कि जो कृषि रसायन होते हैं यह किसानों को लंबी अवधि तक प्रति एकड़ भूमि से अधिक फसल पैदा करने में सक्षम बनाते हैं। मतलब कहने क्या कि आपके पास यदि कम ही भूमि है, मतलब 1 एकड़ भूमि है ना, तो प्रति एकड़ भूमि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद करते हैं। कौन, एग्रो केमिकल। कैसे, जब आपके खेत में कीट और रोग नहीं लगेंगे, विभिन्न प्रकार के हार्मोन का यूज किया जाएगा, उर्वरक का यूज किया जाएगा, तो आपकी फसल अच्छे से वृद्धि करेगी, उसको किसी प्रकार का रोग और कीट नहीं लगेगा, तो वो वृद्धि करती जाएगी और उत्पादन अच्छा होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कृषि रसायन किसानों को लंबी अवधि तक प्रति एकड़ भूमि से अधिक फसल पैदा करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि ये फसलों को कीटों, बीमारियों और खरपतवारों से बचाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें पर्यावरणीय लाभ भी होता है, क्योंकि कम क्षेत्र में भारी पैदावार हो सकती है। ठीक है, इससे पर्यावरणीय लाभ भी होता है, मतलब जो एग्रो केमिकल होते हैं इससे पर्यावरणीय लाभ भी होता है, क्योंकि कम क्षेत्र में भारी पैदावार हो सकती है। इससे वनों की कटाई दर कम हो जाती है। मतलब कि जानते हैं आप लोग, भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, चाइना को पीछे छोड़ दिया था बीच में, तो इसके लिए खेत बहुत कम है। तो ये जो होता है, आपके पास यदि 1 एकड़ भूमि है तो उसी पे अच्छा खासा उत्पादन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं रसायनों का यूज करके। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे आपको जंगल नहीं काटना पड़ेगा खेत बनाने के लिए। आगे है, यह आर्थिक रूप से भी फायदेमंद होता है, क्योंकि बहुत अच्छी पैदावार होने से भोजन अन्य सामान की लागत में कमी आएगी। ठीक है, यह जो होता है यह आर्थिक रूप से भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि बहुत अच्छी पैदावार होने से भोजन के साथ अन्य सामान की लागत में भी कमी आएगी। आगे है, उपभोक्ताओं के लिए इसका सेवन स्वास्थ्यवर्धक होगा, क्योंकि फसलें बीमारियों, फंगल, बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण से मुक्त होंगी, प्रदूषण का प्रतिशत कम हो जाएगा और इससे किसानों के समय में बचत होगी और वे अन्य कार्यों को भी कर सकेंगे। तो यह पहला क्वेश्चन जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करेंगे कि पहले क्वेश्चन में कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, कृषि रसायन का पर्यावरण, मृदा, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि जो एग्रो केमिकल होता है इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मिट्टी पर प्रभाव, मतलब मृदा पर प्रभाव। तो भोजन के लिए हम पौधों पर निर्भर रहते हैं और उनकी देखभाल के लिए हम इनकी कृषि रसायनों को शामिल करते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, भोजन के लिए हम यहाँ पर निर्भर होते हैं, पौधे पर, और उनकी देखभाल के लिए हम कृषि रसायनों का यूज करते हैं जो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इन रसायनों के अवशेष मिट्टी द्वारा अवशोषित हो सकते हैं। इन रसायन के जो अवशेष होते हैं वो मिट्टी द्वारा अवशोषित हो सकते हैं, जिससे यह फसल उगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। मतलब कहने की यह है कि जो भी हम बार बार रासायनिक यूज करते हैं ना, वो भूमि में
चला जाता है कुछ अंदर तक, जिससे क्या होता है कि कुछ समय बाद वह खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जड़ों द्वारा अवशोषित होने के बाद फसलों को दूषित कर सकती है और मिट्टी को बंजर बना सकती है। जो जड़ जड़ द्वारा पौधे इसको शो करे हैं, वह उसे क्या कर सकती है, दूषित कर सकती है और मिट्टी को बंजर बना देती है। इन जमीनों पर होने वाले जल जमाव से जल प्रदूषण भी फैल सकता है। तो यदि ज़्यादा रासायनिक यूज करेंगे तो मिट्टी जो है वो जल को सोखेगा ही नहीं और जल जमा हो जाएगा, इससे जल प्रदूषण भी हो सकता है। आगे है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। मिट्टी पर प्रभाव हम लोगों ने देख लिया कि यदि ज़्यादा हम लोग रसायन का यूज करेंगे, ज़्यादा विभिन्न प्रकार के या एग्रो केमिकल यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी जो है वह अनुपजाऊ हो जाएगी और पौधे जो हैं यदि उसका यूज कर रहे हैं तो पौधे भी दूषित हो जाएंगे। ठीक है, पहला हम लोगों ने ये देखा। दूसरा पॉइंट मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, कृषि रसायन मानव स्वास्थ्य को हर संभव तरीके से प्रभावित करते हैं। वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण के कारण कृषि रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। ठीक है, जो कृषि रसायन होते हैं यह सभी तरीके से जितना हो सके उन तरीकों से हमें प्रभावित करते हैं। वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण के कारण कृषि रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। यह फसलों और सब्जियों के माध्यम से थोड़ी मात्रा में इसके खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। मतलब यह कि हम लोग फसलों में इनका यूज करते हैं तो उसमें थोड़ी सी मात्रा इसका क्या होता है, हमारे भोजन में आता है, जिसका हम लोग उपभोग भी करते हैं। इसी कारण आजकल बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। आगे पर्यावरण पर प्रभाव। तो कीटनाशी के प्रयोग से मृदा में उपस्थित लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या घट जाती है। ठीक है यदि विभिन्न प्रकार के रसायन यूज करेंगे तो मृदा में जो लाभदायक बैक्टीरिया है, विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनकी संख्या कम आती है, उनकी मृत्यु होने लगती है। इस स्थिति में मृदा स्वास्थ्य, उपजाऊपन, पैदावार आदि बुरी तरीके से अनिश्चित समय के लिए प्रभावित होता है। इससे क्या होता है कि मृदा का जो स्वास्थ्य होता है और जो उपजाऊपन होता है, पैदावार होता है, यह बुरी तरीके से अनिश्चित समय के लिए प्रभावित हो जाता है। कृषि रसायन के अवशेष हवा के माध्यम से जल निकाय में बह सकते हैं और दोनों प्रदूषित हो जाते हैं। ठीक है, कृषि रसायन जो होते हैं उसके अवशेष हवा के माध्यम से जल निकाय में बह जाते हैं और दोनों प्रदूषित हो जाते हैं। कृषि रसायन के प्रयोग से मृदा भी प्रदूषित हो जाती है। कृषि रसायन का प्रयोग करने से मृदा भी प्रदूषित हो जाती है। तो ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन था जो पूरा कंप्लीट हो चुका है कि कृषि रसायन का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीसरा क्वेश्चन है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। थोड़ा बड़ा होगा इसका आंसर। तो वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है उसे नाइट्रोजनस उर्वरक कहते हैं। कोई भी ऐसा तत्व जिसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा किसी न किसी रूप में उसे नाइट्रोजनस उर्वरक कहते हैं। कोई भी तत्व जिसमें नाइट्रोजनस उर्वरक पाया सॉरी कोई भी उर्वरक जिसमें नाइट्रोजनस तत्व पाया जाता है उसे नाइट्रोजनस उर्वरक कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। दो पहला अमोनियम फर्टिलाइजर, क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जिसमें पहला पॉइंट है अमोनियम फर्टिलाइजर। क्या है, अमोनियम फर्टिलाइजर। इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपलब्ध होता है। अमोनियम फर्टिलाइजर जो होता है इसमें जो नाइट्रोजन होता है वह अमोनिया के रूप में NH4 के रूप में उपलब्ध होता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो इनमें नाइट्रोजन जो अमोनियम फर्टिलाइजर होता है इसमें नाइट्रोजन जो होता है अमोनिया के रूप में उपलब्ध होता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट आदि। ये सब क्या है, ये सब अमोनियम फर्टिलाइजर है, मतलब इनमें NH4 के रूप में नाइट्रोजन पाया जा रहा है। दूसरा है नाइट्रेट उर्वरक। ठीक है, क्या है, नाइट्रेट उर्वरक। तो इनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, NO3 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ये सब क्या है, ये सब नाइट्रेट उर्वरक है। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन NO3 के रूप में पाया जाता है या नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। और अगला है अमोनियम एवं नाइट्रेट उर्वरक। अमोनियम एवं नाइट्रेट उर्वरक, तो इनमें जो नाइट्रोजन होता है वह अमोनियम एवं नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अमोनियम एवं नाइट्रेट उर्वरक जो होता है इसमें जो नाइट्रोजन होता है वह अमोनियम एवं नाइट्रेट दोनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया जिसे किसान खाद के नाम से जाना जाता है, अमोनियम सल्फर नाइट्रेट हो गया। ये सब क्या है, ये सब अमोनियम एंड नाइट्रेट उर्वरक होते हैं। ठीक है, आगे अगला एमाइड उर्वरक। भाई मैं एक बार फिर बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। एमाइड उर्वरक, तो एमाइड उर्वरक क्या है, तो इसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है, जैसे यूरिया हो गया। ठीक है,
यूरिया हो गया। यूरिया क्या है, एमाइड ग्रुप में पाया जाता है। तो यह था नाइट्रोजन उर्वरक का क्लासिफिकेशन। मैं फिर से एक बार इस सेंसर को बताऊंगा, आप लोग देखिएगा। सबसे पहली बात कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर क्या होता है। तो वह फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन तत्व किसी न किसी रूप में पाया जाता है, ऐसे तत्वों को नाइट्रोजन उर्वरक कहते हैं। इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अमोनियम फर्टिलाइजर, नाइट्रेट उर्वरक, अमोनियम एवं नाइट्रेट उर्वरक, एमाइड उर्वरक, ठीक है, या नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनियम एवं नाइट्रेट फर्टिलाइजर, एमाइड फर्टिलाइजर। तो अमोनियम फर्टिलाइजर जो होता है, इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में पाया जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट हो गया। जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, NO3 के रूप में पाया जाता है। जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। और अमोनियम एवं नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है, इसमें जो नाइट्रोजन होता है वह अमोनियम एवं नाइट्रेट दोनों के रूप में पाया जाता है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया, जिसे किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है, अमोनियम सल्फर नाइट्रेट हो गया। और अगला एमाइड उर्वरक, जिससे नाइट्रोजन एमाइड ग्रुप में पाया जाता है, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन किसके रूप में पाया जाता है, एमाइड ग्रुप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई। छोटा सा ही है लेकिन इम्पोर्टेंट है। यूरिया का वर्णन कीजिए, ठीक है, यूरिया का वर्णन करना है। तो यूरिया जो है ये एक नाइट्रोजन ही उर्वरक है, ठीक है। क्या है, नाइट्रोजन ही उर्वरक है। अभी मैंने बताया कि यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है एमाइड के रूप में पाया जाता है। तो एक एक पॉइंट में जो बता रहा हूँ क्लियर करना, उसका यूज होगा आगे। अभी तो 5 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद और 5 क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी बहुत सारा यूज होगा। तो यूरिया का वर्णन कीजिए। तो इसे इसे नाइट्रोजनी उर्वरकों का राजा कहा जाता है। यूरिया को नाइट्रोजनी उर्वरकों का राजा कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन एमाइड ग्रुप में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड ग्रुप में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। इतना बात आप सभी लोगों को पता होगा कि इसे नाइट्रोजन उर्वरकों का राजा कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन एमाइड ग्रुप में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। इसमें बाई यूरेट 1.5 से 2% तक होता है। 46% नाइट्रोजन, बाई यूरेट 1.5 से 2% तक होता है। शुद्ध यूरिया सफेद आर्द्रता ग्राही जल में शीघ्र घुलनशील होता है। जो शुद्ध यूरिया होता है वह आर्द्रता ग्राही जल जो होता है, जो ठंडा जल होता है, उसमें शीघ्र घुलनशील होता है। यह सफेद रंग का होता है। इसका जलीय विलयन ठंडा होता है। इसका जो जलीय विलयन होता है वो ठंडा होता है। यूरिया का भी देखेंगे ना, थोड़ा सा पानी यदि लग जाएगा या तो बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगता है। इसका द्रवणांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका द्रवणांक कितना होता है, 132 डिग्री सेल्सियस होता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। वर्तमान समय में इसका निर्माण हाइबर विधि से किया जाता है। हाइबर विधि में क्या किया जाता है कि N2 यहाँ पर देखिए हाइबर विधि का वर्णन भी किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आजकल यूरिया को तैयार किया जाता है। तो यूरिया का वर्णन करिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे। तो यूरिया जो है इसको नाइट्रोजनी उर्वरकों का राजा कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन एमाइड ग्रुप में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। इसमें बाई यूरेट 1.5 से 2% तक होता है। शुद्ध यूरिया जो होता है सफेद आर्द्रता ग्राही जल में शीघ्र घुलनशील होता है। ये सफेद रंग का होता है। इसका जलीय विलयन ठंडा होता है। इसका द्रवणांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। वर्तमान समय में इसका उपयोग हाइबर विधि से वर्तमान समय में इसका निर्माण हाइबर विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यह था यूरिया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन यहाँ मैंने किया हुआ है, मतलब बताया हुआ है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। आगे हर्बिसाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड, और इसका आंसर थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। इसका आंसर लगभग 2 पेज का है, ठीक है। तो हर्बिसाइड क्या होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि हर्बिसाइड क्या होता है। तो अवांछनीय या आर्थिक रूप से पौधे या वनस्पतियों को नष्ट करने या नियंत्रित करने के लिए जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उसे खरपतवारनाशी या शाकनाशी कहते हैं। मतलब कि जो अवांछनीय या आर्थिक रूप से, मतलब जो हमारे फसलों को जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता है, जो अवांछनीय होते जिनका कोई मतलब नहीं होता, ऐसे पौधे को नष्ट करने के लिए हम लोग जिस रसायन का प्रयोग करते हैं उसी रसायन को बोला जाता है हर्बिसाइड, ठीक है। यह एक एग्रो केमिकल है। तो इसका वर्गीकरण करेंगे हम लोग उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर। एक उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, बेस्ड ऑन यूज। तो सबसे पहली बात कि हर्बिसाइड क्या होता है जान गए ना। आप देखेंगे आपके खेत जो है किसी फसल की बुआई की, उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार निकल जाते हैं। उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जिन रसायन का उपयोग करेंगे उसी को बोला जाता है हर्बिसाइड। उपयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। तब विभिन्न प्रकार की जलवायु, मृदा एवं फसल के लिए एक ही रसायन का उपयोग लाभ की अपेक्षा हानिकारक हो सकता है, ठीक है।
विभिन्न प्रकार की जलवायु, मृदा एवं जल के लिए एक ही रसायन का उपयोग करना लाभ की अपेक्षा हानिकारक हो सकता है। अतः अलग अलग खरपतवार, फसल तथा शाकनाशी रसायन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। बोल रहा है कि विभिन्न प्रकार की जलवायु में फसल के लिए एक ही रसायन का यदि उपयोग करेंगे तो ये लाभ की अपेक्षा हानिकारक हो सकता है, फसल भी उसमें जा सकती है। इसके लिए अलग अलग खरपतवार, फसल तथा शाकनाशी रसायन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनका वर्गीकरण, जिसमें पहला सिलेक्टिव हर्बिसाइड। पहला क्या है? सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ये जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है सिलेक्टिव हर्बिसाइड, दूसरा होता है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ठीक है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है? तो इस प्रकार के शाकनाशी विशेष प्रकार के वनस्पतियों पर अपना प्रभाव रखते हैं। ठीक है, ये जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, इस प्रकार के जो हर्बिसाइड होते हैं, खरपतवार नाशी होते हैं, ये क्या करते हैं? सिर्फ इस प्रकार के शाकनाशी विशेष प्रकार के वनस्पतियों पर अपना प्रभाव रखते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया। पहला है पोलिएज एप्लीकेशन। ठीक है, पहला क्या है? पहला है पोलिएज एप्लीकेशन और दूसरा है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। ठीक है, पहला पोलिएज एप्लीकेशन, दूसरा रूट एप्लीकेशन। तो पोलिएज एप्लीकेशन क्या होता है देखते हैं। तो इस शाकनाशी रसायन का प्रयोग डस्ट के रूप में या घोल के रूप में वृद्धि करते हुए पौधे के पत्तियों पर फेंकते हैं। ये रसायन दो प्रकार के होते हैं। ये जो पोलिएज एप्लीकेशन होता है, इस रसायन का प्रयोग डस्ट के रूप में या घोल के रूप में वृद्धि करते हुए पौधे की पत्तियों पर फेंकते हैं। ये रसायन दो प्रकार का होता है, एक होता है कांटेंट हर्बिसाइड। ठीक है, एक होता है कांटेंट हर्बिसाइड, दूसरा होता है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। तो कांटेंट हर्बिसाइड क्या होता है? अभी मैं एक बार फिर से क्लियर करूंगा, परेशान नहीं होना है। कांटेंट हर्बिसाइड क्या होता है? तो पौधे का जो भाग इस रसायन के संपर्क में आता है, केवल वही भाग नष्ट होता है, तो उसको बोलते हैं कांटेंट हर्बिसाइड। मतलब जो कांटेक्ट में आया वही भाग क्या होगा? सिर्फ नष्ट होगा, मतलब और अदर भाग नष्ट नहीं होगा। जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये सब इसकी पत्तियां हैं, ये पौधा, इसकी सब पत्तियां हैं। यदि हमने हर्बिसाइड का छिड़काव किया और सिर्फ इसी भाग पे आया तो सिर्फ यही वाला पत्ता सूखेगा, इस पे आएगा तो सिर्फ यही पत्ता सूखेगा, इधर पत्ते पे कोई नुकसान नहीं होगा, इस पत्ते को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कांटेंट हर्बिसाइड। मतलब जो भी भाग कांटेंट में आएगा रसायन के, सिर्फ वही भाग नष्ट होगा। इसके अंतर्गत सोडियम आर्थोनेट, डाइक्वाट, पैराक्वाट, पोटेशियम साइलेंट आदि आते हैं। ठीक है, तो कांटेंट हर्बिसाइड के अंदर सोडियम आर्थोनेट, डाइक्वाट, पैराक्वाट, सोडियम साइलेंट आदि आते हैं। इसे कांटेंट हर्बिसाइड कांटेंट हर्बिसाइड क्या होता है समझ में आया ना? पौधे का जो भाग इस रसायन के संपर्क में आता है और वही भाग नष्ट होता है। दूसरा है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। तो इस प्रकार के शाकनाशी का प्रयोग पौधे के किसी भाग में होने से संपूर्ण पौधा ही पर फैल जाता है और पूरे पौधे को नष्ट कर देता है। मतलब कहने की है कि यह एक ऐसा रसायन होता है, यदि ये पौधा है, ठीक है, इस पौधे की सिर्फ एक ही पत्ती पर इसका यदि प्रभाव पड़ गया तो ये पूरे पौधे को सुखा देगा। मतलब ये ट्रांसलोकेटेड होता है। इस प्रकार के शाकनाशी के प्रयोग पौधे के किसी भाग में होने से संपूर्ण पौधे पर फैल जाता है और संपूर्ण पौधा नष्ट हो जाता है। इसमें 2,4-D आता है, 2,4,5-T, MCPA, डेलापान आदि इसके अंतर्गत ही आते हैं ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड के। तो यह पहला टाइप था सिलेक्टिव हर्बिसाइड में। दूसरा है रूट एप्लीकेशन। तो रूट एप्लीकेशन क्या होता है? तो इस प्रकार के शाकनाशी का प्रयोग मृदा में फसल उगाने से पहले या बाद में किया जाता है। ठीक है, यह जो रसायन होते हैं रूट एप्लीकेशन, इनका प्रयोग मृदा में फसल उगाने से पहले या फसल उगाने के बाद किया जाता है। इस रसायनों से अधिक लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि मृदा में अच्छी तरीके से इसे मिला दिया जाए। ठीक है, इसको मृदा में जितनी अच्छी तरीके से मिला देंगे उतनी अच्छी तरीके से खरपतवार को नियंत्रित करेगा। इसमें एट्राजीन, डाइफ्यूरान, इंडोसाल, इंडोफेन इत्यादि रसायन आते हैं। कौन कौन से? एट्राजीन आता है, डाइफ्यूरान आता है, इंडोसाल आता है, ठीक है, नाइट्रोफेन आता है, इत्यादि उर्वरक इसी के अंतर्गत आते हैं, किसके? रूट एप्लीकेशन के। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया कि हर्बिसाइड क्या होता है। अभी मैंने सिर्फ देखिए एक ही टाइप बताया, ये दो टाइप का होता है। तो हमने बताया आपको हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड वह पदार्थ होता है या वह रसायन होता है जिसका प्रयोग अवांछनीय पौधों या खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। उपयोग के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला था सिलेक्टिव हर्बिसाइड, दूसरा नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। सिलेक्टिव हर्बिसाइड जो होता है दो प्रकार का होता है, फोलिएज एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन। फोलिएज एप्लीकेशन जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, कांटेंट हर्बिसाइड, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। कांटेंट हर्बिसाइड वह रसायन होता है जो पौधे के किसी भी भाग में यदि आएगा तो सिर्फ वही भाग नुकसान में होगा। और ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड वह होता है कि पौधे के यदि किसी भाग पर उसका प्रभाव पड़ा तो पूरे पौधे को सिखा देगा। ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड में 2,4-D, 2,4,5-D, MCPA, डेलापान इत्यादि रसायन आते हैं। कांटेंट हर्बिसाइड में सोडियम आर्सेनेट, डाइक्वाट, पैराक्वाट, सोडियम साइलेंट आदि आते हैं।
रूट एप्लीकेशन दूसरा टाइप था इसका। तो रूट एप्लीकेशन में जो रसायन होते हैं, जो शाकनाशी होते हैं, इनका प्रयोग या तो फसल की बुआई के पहले कर दिया जाता है या तो बाद में किया जाता है। और इन रसायनों को यदि अच्छी तरीके से लाभ लेना है तो अच्छी तरीके से इसे मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसमें एट्राजीन, डाइफ्यूरान, एंडोसाल, नाइट्रोफेन इत्यादि जो रसायन है वो आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड या अचयनात्मक या अवर्णनात्मक शाकनाशी। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। तो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है? तो इस वर्ग के शाकनाशी को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। ये जो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है पोलिएज एप्लीकेशन, ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, पोलिएज एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन। पोलिएज एप्लीकेशन क्या होता है? तो इसमें भी होता है कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। ठीक है, ये भी 2 प्रकार का होता है। इसमें होता है पहला कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। तो इनसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इसका प्रयोग अधिक से अधिक पत्तियों पर किया जाए। ठीक है, जो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला पोलिएज, दूसरा रूट एप्लीकेशन। जो पोलिएज एप्लीकेशन होता है इसको भी 2 भागों में बांटा गया, कॉन्टेक्ट और ट्रांसलोकेटेड। कॉन्टेक्ट में बोलता है कि इनसे यदि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है तो इसके लिए आवश्यक है कि इसका प्रयोग अधिक से अधिक पत्तियों पर ही किया जाए और बहुवर्षीय खरपतवार को नष्ट करने के लिए इनका प्रयोग कई बार किया जाता है। जैसे डाइक्वाट, पैराक्वाट इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, डाइक्वाट, पैराक्वाट इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। तो इसके अंतर्गत 2,4-D, 2,4-05T, डेलापान आदि आते हैं। इन पौधों के किसी भाग को प्रयोग करने से संपूर्ण भागों में फैल जाता है। तो दोनों का लगभग बात सेम ही है, सिर्फ यह सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव है। इसके बाद अगला है रूट एप्लीकेशन। तो जिन क्षेत्रों में इस प्रकार के शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है वहां पर प्रत्येक वनस्पति नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिन क्षेत्रों में इस प्रकार के शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है वहां पर प्रत्येक वनस्पति नष्ट होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मृदा धूमड़। ठीक है, पहला होता है मृदा धूमड़। तो मृदा धूमड़ क्या होता है? तो इसका प्रयोग मृदा में एकमात्र रहता है। इसका प्रयोग जो होता है मृदा में एकमात्र रहता है। इस वर्ग में क्लोरोफिक्रीन, ठीक है, क्लोरोफिक्रीन, मिथाइल ब्रोमाइल, CH2 आदि आते हैं। इसके प्रयोग से वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। इसके प्रयोग से वनस्पतियां जो होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं। और दूसरा होता है सॉइल स्टेरिलेंट। ठीक है, सॉइल स्टेरिलेंट या मृदा जीवाणुनाशक। तो यह क्या होता है? इसके प्रयोग से वनस्पतियों के साथ साथ सभी प्रकार के जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। और इनमें क्लोरेट, सीमेजिन, टेट्राफिन, डाइन्यूरान इत्यादि उर्वरक आते हैं, सॉरी इत्यादि केमिकल या रसायन आते हैं। तो यह था आप लोगों का एग्रोकेमिकल। ठीक है, एग्रोकेमिकल। इसका सब्जेक्ट कोड कितना है? तो इसका सब्जेक्ट कोड है AGE 52, AGE 52, 512 बोल सकते हैं सीधी बात समझने के लिए, क्योंकि 511 आपका है जीवन बायोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी, 512 इसको बोल सकते हैं, या AGE 52 इसका सब्जेक्ट कोड है। ये जो मैंने 5 क्वेश्चन बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के, और आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस सब्जेक्ट का यदि अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट वीडियो जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।